अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक माहिर कारीगर की धरी रह जाने वाली कारीगरी उर्फ़ गलत। वो इस वक्त शहर के एक मारूफ कारपेंटर के दफ्तर में बैठा था। ये आलीशान ऑफिस एक मसरूफ़ कारोबारी इलाके में मल्टी स्टोर बिल्डिंग में के 11वें फ्लोर पर था और बनावट के एतबार से किसी शीश महल ऐसा दिखाई देता था। इसकी तैयारी में लकड़ी कम और कांच ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, जो इस कार पोर्टर के ज़ौक़ व शौक़ की अक्कासी करता था। मैंने अंडरवर्ल्ड में आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है, कार पोर्टर ने सताइशी अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा। इसीलिए मैंने ख़ास काम के लिए आपको अपने पास बुलाया है। ये मेरा कमरा साउंड प्रूफ होने के अलावा बुलेट प्रूफ भी है, लिहाजा हम यहाँ बैठ के बेफिक्री से बात कर सकते हैं। इसने असबाब में गर्दन हिलाने पर इक्तिफा किया। गुड। कार पोर्टर्स ज़ेरे लब मुस्कुराया और अपनी मेज़ की दराज से भूरे रंग का लिफाफा बरामद किया। इस दौरान में वो चुपचाप बैठा संजीदा नज़रों से कार पोर्टर की हरकत व सकनात का जायज़ा ले रहा था। कार पोर्टर ने ब्राउन लिफाफे के अंदर से पोस्ट कार्ड साइज़ की एक रंगीन तस्वीर निकाल के इसके सामने रख दी और मजाकोरा फ़ोटो पे अपनी शहादत की उंगली से दस्तक देने के बाद कहा, हंटर, ये है तुम्हारा टारगेट, जिब्रान अली अल मारूफ बा। हंटर ने वो तस्वीर उठाई और इस पर एक गहरी नज़र डालने के बाद इसे दोबारा मेज़ पर इसी जगह रख दिया जहाँ से उठाया था। फिर वो अपने क्लाइंट और इस कारपोरेटर की तरफ देखते हुए बड़े एतमाद से बोला, आपका काम हो जाएगा मिस्टर वलीद। मैं आपके बजाय तुम में ज़्यादा इजी फील करता हूँ, वलीद अहमद ने कहा। इसीलिए मैं बात करते हुए आपसे तुम पर उतर आया हूँ। तुमने मेरी इस रवैये को माइंड तो नहीं किया? मैं फजूल चीज़ों पे ध्यान नहीं देता और तकल्लुफ़ात भी एक ऐसी ही शय है, हंटर ने जज्बात से आरी लहजे में कहा। मेरा फोकस सिर्फ अपने काम पे होता है और ये मैं बताता ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपनी फ़ीस का 50% एडवांस में लेता हूँ। मैं जानता हूँ, वलीद अहमद ने मुतदिल अंदाज में कहा, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम एक असाइनमेंट के साथ 1 मिलियन लेते हो, 5 लाख काम से पहले और 5 लाख काम के तकमील पर। इसीलिए मैंने कहा। इसने बात अधूरी छोड़ दी और मेज़ के पहलू में रखा हुआ एक चर्मी बैग उठा लिया। फिर मजाकोरा बैग को हंटर की तरफ बढ़ाते हुए इजाफा किया, मैंने तुम्हारे एडवांस की रकम बड़े नोटों की शक्ल में पहले से इस बैग में रखी हुई है। तुम अपने निफ्स मुआवजे को गिनकर इत्मीनान कर सकते हो। ये पूरे 7.5 लाख हैं। मैं अपना मामलात का खरा और वादे का पक्का हूँ। मैं अपने क्लाइंट का भरोसा करता हूँ, इसीलिए मैंने कभी रकम गिनने की ज़रूरत महसूस नहीं की। हंटर ने अपने क्लाइंट के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा मिस्टर वलीद। श्योर। कारपोरेटर वलीद अहमद हमतन गोश हो गया। मेरे मुआवजे का आधा 5 लाख बनते हैं, हंटर ने सपाट लहजे में इस्तफसार किया। फिर आपने इस बैग में 7.5 लाख क्यों डाले? इसे तुम अपना एग्रीमेंट समझ लो। मैंने तुम्हारी फ़ीस में 50% का इजाफा कर दिया है, कारपोरेटर ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। आज के बाद तुम अपने क्लाइंट से 1.5 मिलियन मुआवजा वसूल किया करोगे। चंद लम्हों के तज़ब्बुब के बाद हंटर ने एक गहरी सांस खारिज करते हुए सरसरी अंदाज में कहा, चलेगा। इस ब्राउन लिफाफे के अंदर टारगेट के हवाले से तमाम ज़रूरी मालूमात है, कारपोरेटर ने फ़ख्रिया लहजे में कहा। तुम्हें अपने टारगेट तक पहुंचने और इसे शिकार करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। हंटर ने टारगेट की तस्वीर को भी लिफाफे में रख लिया। मैं इत्मीनान से ये सब देख लूँगा। मैंने फिर एक अहम सवाल किया, टाइम फ्रेम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता, कारपोरेटर ने कहा। यह मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, हंटर ने अपने क्लाइंट की आंखों में देखते हुए कहा। मैं 3 दिन के अंदर इस असाइनमेंट को पूरा कर दूँगा। एक आखिरी सवाल। लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद इसने गहरी नज़र से वलीद अहमद को देखा और पूछा, आप किस किस्म की मौत चाहेंगे? मैं अपने क्लाइंट की हर ज़रूरत पूरी करता हूँ, ऐन फितरी और तबई मौत, कारपोरेटर ने सरसराती आवाज़ में जवाब दिया। आप मेरे क्लाइंट
पहले क्लाइंट है जिस नौयत का मुतालबा कर रहे हैं। हंटर ने हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात पैदा किए। इसका एक ख़ास सबब है जो तुम्हें बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, कारपोरेटर ने राजदाना अंदाज में कहा। अगर इस शख्स की हादसाती मौत वाक़ई हुई या इसे खंजर, जहर, गन, इंस्पायर वगैरह की मदद से फना करके मौत के घाट उतारा गया तो पुलिस का हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसने अपने वकील के ज़रिए मुतल्लिका थानों में एक वसीयत की सूरत ये रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है कि इसकी जान को मुझसे ख़तरा है। वो कारपोरेट वर्ल्ड में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा और मैं इसकी कामयाबी से खौफजदा हूँ, चुनाचे इसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश में हूँ। इसने अपनी वसीयत में वाज़े तौर पे इन अल्फाजों को दर्ज कर रखा है, अगर मुझे कोई जानलेवा हादसा पेश आ जाए या मुझे कत्ल कर दिया जाए तो मेरी मौत का ज़िम्मेदार मेरे कारोबारी हरीफ वलीद अहमद को समझा जाए। काफ़ी शातिर और चालबाज शख्स है, हंटाई ने मायने खेज अंदाज में कहा। ऐसे लोगों को निमटते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर इसका शातिरपन और चालबाजी बिजनेस तक महदूद रहती तो मैं हर कदम पे डटकर इसका मुकाबला करता, कारपोरेटर ने जहर खंदा लहजे में कहा। लेकिन इसने मामले को खासा पर्सनल कर दिया है। वो इस जंग में बेउसूली पे उतर आया है और मुझे अंदर से तोड़ने के लिए इसने मेरी एक अजीज़ हस्ती को मुझसे छीन लिया है। महजबी यक इसका लहजा खौफनाक हो गया। जो कभी मेरी तन्हाई की साथी होती थी, अब वो इस कमीने के पहलू को गरमाती है। इस खता के लिए मैं इस बज़ात को कभी माफ़ नहीं कर सकता और इसकी कम अज़ कम सज़ाए मौत है। आप बेफ़िक्र हो जाए मिस्टर वलीद, हंटर ने मुस्तहकम अंदाज में कहा। आपका काम आपकी मर्ज़ी और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। हूँ, कारपोरेटर असबाब में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने इस ब्राउन लिफाफे में महजबी के टैबलो भी एहतियातन रख दी है, इससे तुम्हें वो कोई फ़ायदा हासिल हो जाए। बात के अख्तिताम पर कारपोरेटर ने ऐसी नज़रों से हंटर की तरफ देखा जिसमें सनसनीखेज़ और सफाकी पाई जाती थी। हंटर ने जवाब में अपने होठों पे जहरीली मुस्कुराहट सजा के सिर्फ इतना कहा और खड़ा हो गया। चलता हूँ। एक बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना हंटर, कारपोरेटर ने ठोस अंदाज में कहा। मैं अपने जुर्म का कभी कोई सुराग नहीं छोड़ता। हर वो छोटे से छोटा सबूत जो किसी भी मरहले पे मेरे खिलाफ जा सकता हो, मैं उसे हुर्फ़े आखिरी की तरह मिटा देता हूँ। कारपोरेटर की इस बात के जवाब में हंटर ने सर को असबाबी जंबिश दी और मिनी साइज के लेदर बैग को उठा के इस कांच के महल से बाहर निकल आया। कारपोरेट वर्ल्ड दौरे जदीद का बिजनेस ट्रेड है और इस इंतहाई मुनाफा बख्श भी। इसकी फ़िलॉसफ़ी निहायती सादा और पुरमग़ज़ है। एक कारपोरेटर किसी गैर मुल्की कंपनी के कंधों पर सवार होकर आपके मुल्क में अपना बिजनेस शुरू करता है। वो आपके मुल्क में पैदा होने वाली अशिया को आपसे सस्ते दामों ख़रीद कर उन्हें ख़ास प्रोसेस से गुजारने के बाद महंगे दामों आपके हाथ फ़रोख्त कर देता है और लाखों करोड़ों कमा लेता है। यही वजह है कि कुदरती पैदावार की मिक़दार आम मार्केट में बहुत कम रह जाती है, जो असल से 10 गुना कीमत पे आवाम को ख़रीदनी पड़ती है। हंटर के टारगेट का नाम हारिस महमूद था। वो जूस और मिनरल वाटर के बिजनेस का एक उभरता हुआ सितारा था। हंटर का क्लाइंट वलीद अहमद भी काफ़ी अरसे से इसी बिजनेस में था, मगर टारगेट की आमद के बाद क्लाइंट को इस बिजनेस में कदम जमाना रखना खासा मुश्किल महसूस हो रहा था। गोया टारगेट क्लाइंट को टफ टाइम दे रहा था, इसीलिए क्लाइंट ने हंटर की खिदमत हासिल की थी। इस ब्राउन लिफाफे में टारगेट के बारे में मुकम्मल मालूमात थी। इसका सेल नंबर, घर, ऑफिस, लैंडलाइन नंबर्स, इन मकामात की लोकेशन, इसकी दिन भर की नकलो हरकत वगैरह। इस दिन हंटर अपने काम में लग गया। इसने अपने क्लाइंट को भरोसा दिलाया था कि वो 3 दिन के अंदर इस असाइनमेंट को पूरा कर देगा, लिहाजा इसे फौरी तौर पे काम से लगना था। टारगेट की तमाम टेलीव्यूज़ इसके सामने थीं। अगर टारगेट की तमाम डिटेल इसके सामने थी। अगर टारगेट को साइड पर शूट करना होता तो यह हंटर के लिए एक आसान टास्क था, मगर इसके क्लाइंट ने ऐन फितरती और तबाई मौत की शर्त आयद कर दी थी। चुनाचे इसे भी किसी
फितरी और घरेलू रास्ते ही को अपनाना था। इस सिलसिले में इसकी नज़र महाजबी पर गई। टारगेट ने इस हसीना को साहिल समंदर पे एक लग्जरी अपार्टमेंट में रखा हुआ था। इसका सारा खर्च उठाता था। इसका जब भी मूड होता वह तन्हाई के लम्हात में इसके पास पहुंच जाता। माँ जबी यही सर्विस पहले क्लाइंट के लिए क्या करती थी। वो अपनी एक कमज़ोरी से मजबूर होकर टारगेट के पास तो आ गई थी, लेकिन हर लम्हे इसे क्लाइंट की जानिब से एक धड़का सा लगा रहता था। वो क्लाइंट की कीना परवरी और सफाकी से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। हंटर ने एक ही दिन में अपने मिशन के तमाम लवाज़मात लाइन अप कर लिया। वो फील्ड में उतरने से पहले हर ज़ाविये को अच्छी तरह चेक कर लेता था। इसने अपने ज़रा इस्तेमाल करके ये मालूम कर लिया कि आंदा रोज़ इसका टारगेट अपनी हमनशीन से मिलने साहिल समंदर वाले अपार्टमेंट पर जाएगा। हंटर ने इस मौके से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गया। टारगेट महजबी के पास वक्त गुजारी के लिए उमूमन शाम में आया करता था। आधी रात से पहले वापस लौट जाता था। हंटर को एक कॉरियर बॉय के रूप में महजबी के अपार्टमेंट में पहुंच गया। वो दोपहर का वक्त था और आज शाम में टारगेट ने लाजमन इस अपार्टमेंट का विज़िट करना था। हंटर ने अपार्टमेंट की घंटी बजाई और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। इसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 1 मिनट से भी पहले दरवाज़ा खुल गया। माजबी ने हैरत भरी नज़रों से कोरियर वाले को देखा। हंटर ने इसकी लासानी हुस्न से मुतासिर हुए बगैर एक पार्सल, एक चार्ट इसकी जानिब बढ़ाते हुए सपाट लहजे में कहा, मैडम यहाँ पे साइन कर दें, मगर ये मेरा एड्रेस तो किसी को पता नहीं है। माजबी ने पार्सल की जानिब हाथ बढ़ाते हुए हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में कहा, फिर किसने ये पैकेट भेजा है? पार्सल के पीछे भेजने वाली का नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। हंटर ने मुतहद्दिल अंदाज में कहा, अगर आप इसे रिसीव नहीं करेंगे तो मैं वापस ले जाऊंगा। सिंपल बेसाख्ता महजबीना मजाकोरा पार्सल को पलट के देखा। कबल इसके को भेजने वाले का नाम और एड्रेस पढ़ने की कोशिश करती हंटर ने बिजली की सरात के साथ अपनी गन निकाली और माजबी के सीने को निशाने पर रखते हुए गुर्राया, उल्टे कदमों अंदर चलो फ़ौरन। हंटर के तहकुमाना लहजे में ऐसी दरिंदगी झलक रही थी कि माजबी के तो हवास मोहुल हो गए। वो किसी रोबोट की बांदी इसके हुक्म की तकमील करते हुए अपार्टमेंट के अंदर चली गई। हंटर ने अपनी पुश्त पे अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया और माजबी को अपने गन के निशाने पे रखते हुए इसे लाउंज में ले आया। फिर कदरे दोस्ताना अंदाज में बोला, बैठ जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। माजबी मैकेनिकी अंदाज में बिला सोचे समझे एक सोफ़े पर ढहसी गई। पार्सल अभी तक इसके हाथ में था। हंटर ने सामने वाला सोफ़ा संभाल लिया और अपनी गन साइलेंसर फिट करते हुए तहकुमाना लहजे में कहा, इस पार्सल को खोल के देखो। माजबी इतनी खौफज़दा थी कि वो पार्सल भेजने वाले का नाम देखना भूल गई और हंटर के हुक्म की बजावरी में लग गई। पार्सल खुलने पर अंदर से निफ दर्जन तस्वीरें बरामद हुई। वो तमाम तस्वीरें एक 8 साला बच्चे की थीं जो स्कूल यूनिफॉर्म में नज़र आ रहा था। बाज़ तस्वीरों में इस बच्चे के अकब में हॉस्टल नुमा एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही थी। 2 तस्वीरें ऐसी भी थीं जो इस बच्चे को एक कमरे में महबूस दिखाई देती थी। हालात कैद में बच्चा बहुत डरा सहमा नज़र आ रहा था। ये तो मेरा बेटा काशी है, महजबी ने वहशत ज़दा अंदाज में कहा, मैंने इसे बोर्डिंग में डाल रखा है। इस वक्त तुम्हारा ये बेटा काशिफ उर्फ काशी बोर्डिंग में नहीं बल्कि मेरी कस्टडी में है और बिल्कुल महफूज भी है। अगर तुम अक्लमंदी का मुजाहरा करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? महजबी ने बिखरी हुई आवाज़ में पूछा। मैं काशी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। हर माँ अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, हंटर ने मायने ख़ेज़ लहजे में कहा, इसीलिए इसे अपनी औलाद की खातिर ज़िंदगी भर कड़ी आज़माइशों से गुज़रना पड़ता है। प्लीज़ तुम मेरे काशी को कुछ नहीं करना, वो मिन्नत रेज़ी लहजे में बोली। इसकी सलामती की खातिर मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हंटर ने बेरहमी से कहा। पहले तुम अपने बेटे से बात कर लो, बाकी सब बाद में। फिर हंटर ने अपने सेल से कहीं कॉल लगाई और सेल फ़ोन को स्पीकर पर डालने के बाद महजबी की तरफ बढ़ा दिया।
अगले ही लम्हे फ़ोन के स्पीकर पे काशी की आवाज़ उभरी, हेलो मम्मी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरी जान, माजबी ने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा। तुम कहाँ हो? तुम्हें किसी ने कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँचाई? नहीं मम्मी, मैं बहुत मज़े में हूँ, काशी ने जवाब दिया। ये अंकल बहुत अच्छे हैं, आप उनकी बात मान लोगी तो ये मुझे वापस बोर्डिंग में पहुँचा देंगे। ओके बेटा, आई लव यू, माजबी ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। आई लव यू टू मम्मी, काशी की आवाज़ सुनाई दी। सेलोर मुलाकात का वक्त ख़त्म होना चाहता है। हंटर ने माजबी के हाथ से अपना सेल फ़ोन वापस लेते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, जैसा कि काशी ने तुम्हें बताया है कि अंकल बहुत अच्छे हैं, अगर आप मेरी बात मान लोगी तो मैं काशी को सही सलामत इसके बोर्डिंग के पास पहुंचा दूंगा। तो इस सही सलामत और इसके बोर्डिंग हाउस पहुंचा दूंगा तो मैं रत्ती बराबर भी शक या झूठ नहीं है, मैं जो कहता हूँ लाजमी करता हूँ। माजबी को इस बात का तो बाखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो गन बरदार इसकी या इसके बेटे की जान का दुश्मन नहीं है, लेकिन उसके मकसद से वाकिफ़ नहीं थी। तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? इसने हिम्मत करके पूछा। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सिर्फ तुम्हारा दोस्ताना ताउन, हंटर ने इसके चेहरे पे निगाह जमा के कहा, और वो भी थोड़े देर के लिए। इसके बाद मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? बड़ी अच्छी तरह समझ रही हूँ, महजबी ने कड़वे लहजे में कहा। आओ बेडरूम में चलते हैं, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करो, यहाँ से चले जाओ और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं सारी अजियतें काशी के लिए, रोशन मुस्तकबिल ही के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम मुझे बेडरूम में क्यों ले जाना चाहती हो? हंटर ने सपाट लहजे में इस्तफसार किया। ताकि तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सको, महजबी ने तंजिया लहजे में जवाब दिया। हर मर्द औरत से यही चाहता है, कभी दौलत के ज़ोर पे, कभी ताकत के बल पर कभी इसका मासूम बेटे को अगवा करके। तुम उल्टी खोपड़ी की मालिक हो, हंटर ने इसकी आंखों में झांकते हुए तेज़ लहजे में कहा। इसीलिए तुम दुनिया के तमाम मर्दों को एक ही तराजू में तौल रही हो? तो फिर वो हद दर्जे उलझन ज़दा लहजे में मुस्तरब होकर बोली, अपने ख़ास ज़रूरी पूरा करने और अपना पैसा वसूल करने। हंटर ने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। जो तुम थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है वो अपना एक ख़ास ज़रूरत पूरी करने और अपना पैसा वसूल करने। तुम हारिस महमूद की बात कर रहे हो? बेसाख्ता इसकी मुंह से निकला। पहली मर्तबा तुम ठीक समझी हो। हंटर ने तौसीफ़ी नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैं इसी बंदे के लिए यहाँ आया हूँ, मैं इसके साथ कुछ करना चाहता हूँ और तुम्हारे ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। तुम हारिस महमूद के साथ कुछ करने की ख्वाहिश रखते हो? वो टटोलती हुई नज़रों से हंटर को देखती हुई बोली, तुम तो इस लाइन के हो? क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे सोचता है? हंटर ने बेजारी से कहा। क्या एक मर्द को दूसरे मर्द से इसके अलावा और कोई काम नहीं हो सकता? तो फिर तुम ही बताओ। वह एक मुज़म्मिल सांस खारिज करते हुए मुस्तफसर हुई। तुम्हें हारिस महमूद से क्या काम है और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अब आई हो तुम पटरी पे, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारा फनांसर अपनी शाम को रंगीन और संगीन बनाने यहाँ आने वाला है। वो आते ही तुमसे कॉफ़ी की फरमाइश करेगा, क्योंकि इसे तुम्हारे हाथों से बनाएगी कॉफ़ी बहुत पसंद है। और तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? वह कतई कलामी करते हुए बोली, जैसे ये मालूम कि तुम्हारा काशी किस बोर्डिंग हाउस में है। हारिस से पहले तुम वलीद अहमद की दिल बस्तगी का सामान हुआ करती थी, हंटर ने चुपते हुए लहजे में कहा। और अब मज़ीद कोई सवाल नहीं, मेरी बात को तवज्जो से सुनो, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। मेरी बात भेजे में उतरी के नहीं उतर गई। वो असबाब में गर्दन हिलाते हुए बोली, आगे क्या है? तुम इसके लिए जो कॉफ़ी बनाओगी इसमें काफ़ी में एक इंजेक्शन मिला दूंगा। तुम वो कॉफ़ी से सर्व कर दोगी। वो जैसे ही कॉफ़ी ख़त्म करेगा मैं तुम्हारे अपार्टमेंट से निकल के जाऊंगा। इसके साथ ही तुम्हारे बेटे काशी को इसके बोर्डिंग हाउस में पहुंचा दिया जाएगा। ये मेरा तुमसे एक असली मर्द वाला वादा है। तुम्हारी बात मानने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं। वो शिकस्त खोरदा लहजे में बोली, मैं उम्मीद करूँगी तुम ज़बान के धनी एक असली मर्दी साबित हो गए। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। वो चटानी लहजे में बोला,
क्या मैं जान सकती हूँ इस इंजेक्शन के अंदर किस किस्म की दवा है? महाजबी ने पूछा। अगर वो कॉफ़ी पीकर हारिस को कुछ हो गया तो मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। तुम मेरी पोजीशन समझ सकते हो, मैं तुम्हारी पोजीशन और सिचुएशन से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, हंटर ने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। इत्मीनान रखो कि तुम पे कोई बात नहीं आएगी। काफ़ी में मिलाए गए इंजेक्शन से हारिस की तबीयत में बोझलपन और बेजारी सी आ जाएगी, बल्कि यूँ समझो कि वो बेरगबती का शिकार हो जाएगा। इसे नींद आने लगी कि मेरे ख़्याल में वो कॉफ़ी पीने के बाद आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ नहीं टिकेगा और अपने घर रवाना हो जाएगा। अगर रात में इसके साथ कुछ हो जाता है तो इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, इस हवाले से भी कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा और इस तमाम अरसे में तुम इधर ही रहोगे। बेशक, हंटर ने कतई लहजे में कहा। काम मुकम्मल होने से पहले मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे इस काम के पीछे कौन से मकासद पोशीदा हैं, लेकिन मैं काशी की सलामती ज़िंदगी के लिए तुमसे ताउन करने को तैयार हूँ। तुमसे एक माँ की मजबूरी समझ सकते हो, मैं किसी की मजबूरी से कभी खिलवाड़ नहीं करता, हंटर ने सनसनाते हुए लहजे में कहा। हारिस के यहाँ से रवाना होने के बाद मैं दोबारा काशी से तुम्हारी बात कराऊंगा, वो भी इसके बोर्डिंग हाउस से। बस मेरे सुकून के लिए इतना ही काफ़ी है, वह तशक्कुराना लहजे में बोली। मैं इसको काफ़ी नहीं समझता, हंटर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम मुझसे जो ताउन करने जा रही हो, इसका तुम्हें इनाम भी मिलेगा। मैं यहाँ से जाते हुए तुम्हें पूरे 2.5 लाख रुपए दूंगा ताकि तुम उन्हें काशी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खर्च कर सको। हमारा इस मुख्तसर ड्रामे में इस बच्चे का भी एक अहम रोल है, वो भी मुआवजे का हक रखता है। माजबी की समझ नहीं आया कि वो हंटर की बात के जवाब में क्या कहे। बिलाखिर इसने सरसराती अंदाज में एक अहम सवाल किया। इस दौरान में तुम खुद को इस अपार्टमेंट में छुपा के कैसे रखोगे? अगर हारिस की नज़र तुम पे पड़ गई तो तुम्हारा खेल बिगड़ के रह जाएगा और तुम्हारे साथ मैं भी मारी जाऊंगी। वो अपने साथ एक गन भी रखता है, यह सब सोचना तुम्हारा नहीं मेरा काम है, हंटर ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम बस इतना करो जितना मैं कहूँ, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। इधर हंटर की बात ख़त्म हुई, इधर अपार्टमेंट की इतलाई घंटी बज उठी। शाम का आगाज़ हो गया था। अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा शख्स हारिस महमूद के सिवा कोई नहीं हो सकता था। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि इसके सेल फ़ोन पे हंटर की कॉल आई। इसने फ़ौरन कॉल रिसीव की और छूटते ही कहा, मैंने वो ख़बर पढ़ ली है और न्यूज़ चैनल पे भी देखी है। वाकई तुम कमाल के इंसान हो मिस्टर वलीद, हंटर ने सपाट लहजे में कहा। हमारे दरमियान कुछ हिसाब बाकी है। बिल्कुल है, हिसाब को बेबाक हो जाना चाहिए, इसके क्लाइंट ने मजबूत लहजे में कहा। तो फिर मैं अपनी बाकी की पेमेंट लेने कब आऊँ? 2 घंटे के बाद, किसी वक्त भी आ सकते हो, क्लाइंट ने कहा। मैं शाम 6 बजे तक अपने ऑफिस में मौजूद हूँ, जब भी आना हो टाइम कंफर्म करके आ जाना। तुम्हें तुम्हारी पेमेंट रेडी मिलेगी। मैं ठीक 2 घंटे के बाद ही आपके पास हाजिर हो जाऊंगा, हंटर ने कहा। यही मेरा कंफर्म टाइम है। ठीक हो गया, क्लाइंट ने कहा, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? वो पीछे बिना ना रह सका। गुज़िश्ता रात हमारे बेसमेंट में 2 कुत्ते मरे हुए मिले हैं, वलीद ने वजाहत करते हुए बताया। इन आवारा कुत्तों ने कहीं से कोई जहरीली शय खा ली थी और गार्ड की नज़र बचा के वो बिल्डिंग के बेसमेंट में घुस गए थे। आज सुबह इनकी लाशों को निकलवाया गया है। पूरे बेसमेंट की सफाई धुलाई का अमल जारी है, इसीलिए। वो सांस हमवार करने की गर्ज से रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, इसलिए तुम्हें अपनी गाड़ी बाहर सड़क पे ही पार्क करना होगी। इस ज़हमत के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। नो इशू, हंटर ने बेपरवाही से कहा। मैं अपनी कार को साइड स्ट्रीट में पार्क कर दूंगा, वहाँ अच्छी खासी जगह होती है। ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, क्लाइंट ने मुतमईन लहजे में कहा। तुम्हारे 7.5 लाख के साथ मिलते हैं। ये कहते हुए हंटर ने राब्ता मौकूफ़ कर दिया। गुज़िश्ता शाम हंटर ने माजबी के साथ किए गए तमाम वादे निभा दिए थे और इसके अपार्टमेंट को छोड़ते वक्त वो इसे 2.5 लाख की करेंसी नोट भी दे आया था। ये वही रकम थी जो वलीद ने इसे फ़ीस से ज़्यादा दी थी। वो इस वक्त अपने क्लाइंट के साथ कुछ नहीं बोला था, लेकिन इसने तय कर लिया था कि ऊपर के 5 लाख रुपए वो नेक मकसद में लगाएगा। 2.5 लाख वो कल महजबी को दे आया और आज इससे जो एक्स्ट्रा 2.5 लाख मिलने वाले थे, इसने इस एक खैराती इरादे में देने का इरादा कर रखा था। मज़ाकोरा इदारा यतीम और बेसहारा बच्चों की
किफ़ालत और निगहदाश्त करता था। ठीक 2 घंटे बाद दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। रस्मी अलग सलग के बाद वलीद ने तरंग भरे लहजे में कहा, मारूफ बिजनेसमैन हारिस महमूद गुज़िश्ता रात अपने बेडरूम में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। हंटर ने सर को अस्पाती जंबिश देने पे इक्तिफा किया। माइंड ब्लोइंग बल्कि माइंड ब्लास्टिंग। हंटर हैरत, सताइश और तहसीन के मिले जुले तासरात के साथ बोला, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया। आपकी यही डिमांड थी ना मिस्टर वलीद? हंटर ने मुतदिल अंदाज में कहा, एन फितरी और तबाही मौत। आप मेरे काम से मुतमईन तो है ना? मुतमईन भी हूँ और खुश भी हूँ, वो अस्त्राबी लहजे में बोला। इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुमने ये कमाल कैसे किया है। हंटर चल लम्हात अपने क्लाइंट को तकता रहा, फिर ठोस अंदाज में बोला, ये स्माइल पावरी डैन का कमाल है। आसान लफ्ज़ों में बोलें तो? हंटर ने आसान लफ्ज़ों में बोल दिया, लिक्विड निकोटीन। क्लाइंट ने हंटर के अल्फाज दोहराए, लिक्विड निकोटीन तो तंबाकू में पाए जाने वाला एक जहरीला मादा है। तुमने इसके लिक्विड फार्मूले को अपने टारगेट के जिस्म में कैसे पहुंचाया? और ये भी बताओ कि क्या लिक्विड निकोटीन से किसी इंसान की इस तरह मौत वाक़ई हो जाती है? मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा, हंटर ठहरे हुए लहजे में बोला। लिक्विड निकोटीन खून में शामिल होने के बाद इंसान के दिल पर असर करती है और 3 से 5 घंटे में इसकी दिल की हरकत को मुकम्मल तौर पर रोक देती है। दुनिया का कोई टेस्ट ये साबित नहीं कर सकता कि इस इंसान की मौत हरकत कल्ब बंद होने से नहीं हुई। और स्मोकर्स के मामले में तो डॉक्टरों का फतवा हार्ट अटैक से शुरू होकर हार्ट अटैक पर ही ख़त्म होता है। हारिस बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने का आदी था, बल्कि इसे एक इस चैन स्मोकर कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्लाइंट ने गहरी संजीदगी से कहा। फिर सवालिया नज़रों से वो हंटर को तकने लगा। वो आपका पहला सवाल? हंटर ने चौंकते हुए लहजे में कहा, मिस्टर वलीद, मैं आपके सवाल का मुफस्सिल जवाब देना चाहूँगा, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ज़रूर मानूंगा, वस्तराबी लहजे में बोला। आज मैं बहुत खुश हुआ, मुझे ये खुशी तुमने मुझे दी है। हंटर ने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में अपने क्लाइंट को बताया कि इसने लिक्विड निकोटीन को किस तरह हारिस महमूद के मैदे में पहुँचाया। वेल डन। हंटर की बात ख़त्म होने पर क्लाइंट ने इस्तफ़सार किया, अब ये बता दो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात मानना पड़ेगी? मैं चाहता हूँ कि हम माजबी को माफ़ कर दें, हंटर ने मुतदिल अंदाज में कहा। वो अपने बच्चे की वजह से मजबूर हो गई थी, उसे एक महफूज पनाह की ज़रूरत है और ये तहफ़्फ़ुज़ इसे आप फराम कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है, क्लाइंट ने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए कहा। समझ लो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम मुतमईन ज़हन के साथ जा सकते हो। हंटर ने अपने क्लाइंट का शुक्र अदा किया और अपनी बाकी की 50% फ़ीस ली और वलीद के ऑफिस से निकल गया। इसने अपनी कार को बगली गली में पार्क कर रखा था। वो गाड़ी के अंदर आके बैठा। सबसे पहले इसने 7.5 लाख की करेंसी नोटों को कार के दरवाजे की लाइनिंग के अंदर छुपाया, फिर चाबी को इंगश के अंदर दाखिल कर दिया। चाबी अपने मखसूस लाइट के अंदर ठक से घुस गई और लेकिन कबल इसकी कि हंटर चाबी घुमा के अपनी गाड़ी स्टार्ट कर पाता है, एक दहती हुई आहनी सलाख इसे अपने सर में दाखिल होती हुई महसूस हुई। किसी नज़दीकी इमारत की छत पे घात लगाए बैठा स्नाइपर की चलाई हुई बेआवाज़ 9mm बुलेट ने हंटर की खोपड़ी के आर पार हवादान बना दिया था। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में हंटर के जहन में सिर्फ एक ही सोच थी और वो ये सोच दरअसल इसके आखिरी क्लाइंट के कहे हुए अल्फाज थे, मैं अपने जुर्म का कभी कोई सुराग नहीं छोड़ता। वो हर छोटे से छोटे सबूत जो किसी भी मरहले पे मेरे ख़िलाफ़ जा सकता हो, मैं इसे हुर्फ़ आखिर की तरह मिटा देता हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।